हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं आइसोमर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल वैसे ऑप्टिक्स का मतलब वही लेंस से लिंक रखता है ना, कुछ कुछ देखने से। आप लोगों ने फिजिक्स में किया होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जरा, जैसे यहाँ पर पोलैरीमीटर दिखा रखा है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है। अब हमें पता है लाइट रूम के अंदर चारों तरफ फैल जाती है, पता है ना ये सबको। यस सर। मतलब में से लेजर जैसी लाइट तो आती नहीं है। तो फिक्स्ड पोलराइजर कैन नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं हो सकता। अब इसमें से जब लाइट जाएगी तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट जल रही है। समझ में आ गया भाई? ठीक है, यानी कि ऐसी चीज है ये जो एक ही डायरेक्शन वाली लाइट को पास होने देती है। अगर उसका एंगल लेफ्ट राइट है तो उसको पास नहीं होने देगी। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यानी कि हम उस लाइट को इसमें से पास आउट करेंगे, पोलराइजर में से, जो इसको एक डायरेक्शन में कर देगा, लेजर की तरह बना देगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? पोलैरीमीटर ट्यूब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर उसके बाद ये ट्यूब है, पोलैरीमीटर ट्यूब है। क्लियर है? इसके बाद आगे देखिए एनालाइजर है एक, ठीक है, ये भी पोलराइजर है और ये रोटेट हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? ये रोटेट हो सकता है। और इसके आगे हमारी आई है, यानी हम आंख से ऐसे देख रहे हैं लाइट को। समझ में आ गया भाई? यस सर। तो यानी सीधी सी बात है कि यहां पर अगर हम लाइट लगा रहे हैं तो ये लाइट इसमें से जाएगी, सीधी डायरेक्शन में हो जाएगी, और सीधी डायरेक्शन में जाने के बाद में ये पोलैरीमीटर ट्यूब है। पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को रखा था। इस ट्यूब में रखते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को। यहां पर हमारा सब्सटेंस रखा हुआ है। तो यहां तक लाइट थी सीधी, सीधी लाइट आई, इसके बाद में इसमें से पास हुई। अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर है तो वो उसको लेफ्ट या राइट में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर वो लेफ्ट या राइट में से पास आउट करता है, लेफ्ट में पास आउट कर देगा, तो नेक्स्ट पोलैरीमीटर तक तो वो लाइट पहुंचेगी नहीं। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो वो थोड़ा बहुत उसको, यानी कि वो लाइट क्या जाएगी कि थोड़ी सी तिरछी होगी। सोचो, थोड़ी सी तिरछी, वो बिल्कुल सीधी होगी तो उसे सीधा पास आउट होने देगा। तो वो तिरछी लाइट को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी हमारी आई तक कोई लाइट नहीं पहुंचेगी। तो मैं अगर इसको रोटेट करूंगा, इसके एंगल को रोटेट करता हूं, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करूं, इसको अगर मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करूं, ये एडजस्टेबल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि लाइट जो थोड़ी बहुत बेंड हो रही है वो उस पर सीधी गिरने लग जाए, उस लेंस पे, पोलैरीमीटर पे। और पोलैरीमीटर सीधी लाइट को ही आगे पास आउट करता है। तो जब वो सीधी हो जाएगी तो मेरी आई तक पहुंचेगी, और इस तरह से मुझे पता लग जाएगा कि कितने एंगल पर इसको रोटेट करने पर ये लाइट मुझ तक पहुंची है। तो उतने एंगल पर कोई ऑप्टिकल आइसोमर लाइट को बेंड करता है। ये समझ में आ गया भाई? यस सर। सिंपली कहें तो ऐसा कह सकते हैं, आप लेजर लाइट लगाइए। लेजर लाइट जो है, आपको पता है लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही तो 90 के एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, पता है ना सबको, है ना? यस। तो अगर आपके पास कोई मतलब बेंड होती है जिस भी एंगल पर, वो आप फिजिक्स के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। तो अगर वो लाइट बेंड हो रही है तो मैंने अगर किसी सब्सटेंस पे लगाया, तो जितना उसे बेंड होना चाहिए नॉर्मली, वो उससे ज्यादा या उससे कम बेंड हो जाए, तो इसका मतलब हमारे सब्सटेंस ने भी उसको थोड़ा सा, हमारे मॉलिक्यूल ने भी उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो सिंपली आप ये कहिए कि लेजर लाइट आप ऑप्टिकल आइसोमर पर मारते हैं, लेजर लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, ठीक है। और वो कितना बेंड हुई ये चेक करने के लिए हम उसका एंगल चेक कर लेते हैं। तो सीधा सीधा नहीं करते, ये एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। पोलैरीमीटर है जो लेजर लाइट की तरह उसको सीधा कर देता है। उसके बाद में ट्यूब के अंदर हमारा सब्सटेंस रखा है, सब्सटेंस उसको रोटेट करेगा लाइट को। अगर रोटेट करता तो हमारी आई तक लाइट नहीं पहुंचेगी। तो एक और पोलैरीमीटर को हम थोड़ा लेफ्ट राइट घुमाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, और हमारी आई तक जब लाइट जा रही है तो फिर उसका एंगल नोट कर लेंगे। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। सिंपल है ना ये? पोलैरीमीटर ऐसे काम करता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी सी इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा व्यू करना इन चीजों को आसान हो जाता है इससे। तो दैट इज पोलैरीमीटर। और ऑप्टिकल लाइट कौन सी होती है? जो ऑप्टिकल आइसोमर से क्रिएट होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी क्या? कोई अगर सिमेट्रिकल नहीं है कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, कायरल, ये देखिए ऐसे याद करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो एसिमेट्रिक होगा, है ना। और अगर कोई ए कायरल है, सिमेट्रिक होगा, तो वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक जो है, यानी सिमेट्रिक मतलब जिसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। अगर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है तो डेफिनेट सी बात है भाई, दो बराबर हिस्सों में, इक्वल,
तो फिर वो आइसोमर नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होने वाला है। तो ये याद रखिएगा, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। इसके बाद में देखिए, अब जरा इसको सर थोड़ा एसी क्या था? क्या बेटा? एसी क्या था वो? एसी, देखिए ए मतलब कायरल, ठीक है, ए का मीनिंग है, सॉरी ए का मीनिंग है मतलब ए लग गया किसी आग पे, नोट हो गया है ना, तो ए कायरल, ए कायरल होता है कि वो क्या है, सिमेट्रिकल है। और अगर ठीक है, कायरल है कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई कार्बन, जनरली नॉन सिमेट्रिकल। तो वो एसिमेट्रिकल है। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे चलता है। तो भाई कायरल ही चाहिए हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ए कायरल नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए, अब थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं फटाफट। ऑर्डिनरी लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज ऑसिलेटेड ऑल द डायरेक्शन, तो ये ओ सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है ऑर्डिनरी लाइट, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, perpendicular to the path of the propagation when the ordinary light is passed through the Nicol prism। तो जब निकोल प्रिज्म में से, ये जो हमने पोलरिमीटर दिखाया, ये निकोल प्रिज्म ही है। इट हैज द ऑल इट्स ऑसिलेशन इन द सेम प्लेन, तो इसके सारे ऑसिलेशन सेम प्लेन में हो जाएंगे, जैसे एक ही डायरेक्शन में चलेगी, सीधी सी बात है। एंड इट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक प्लेन में पोलराइज हो गई। यस, क्लियर है भाई? यस सर, यस समझ सर। में आ गया? ये वर्ड्स जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सिंपल करके समझाते हैं, लेकिन बाद में आपको लिखना कुछ इसी मोड में होता है, तो ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। Certain compound rotate in the plane of a plane polarized light in characteristic way that pass through the solution. These compound are reflected optical active compound. जो इस लाइट को लेफ्ट राइट में रोटेट करवा दें, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। द एंगल ऑफ द रोटेशन कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरिमीटर। एंगल को मेजर कर सकते हैं पोलैरिमीटर से, इसके बारे में तो हमने नीचे सारा, पोलैरिमीटर करोगे तो एंगल तो पता लग जाएगा कैसे रोटेट होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कौन से होते हैं भाई? सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज को लाइट राइट में, ठीक है, रोटेट करते हैं राइट में, राइट बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको क्या बोलते हैं भाई? इंडिकेटेड बाय डी और पॉजिटिव, स्मॉल डी एंड पॉजिटिव। याद है सबको? बड़ा डी, यस सर, कोऑर्डिनेशन में भी था। वो तो शक्ल थी किसकी? ग्लिसरैल्डिहाइड के नीचे वाले पैरों की शक्ल, है ना? जिस भी इंसान की, जिस भी मॉलिक्यूल की शक्ल ग्लिसरैल्डिहाइड वाले नीचे वाले पैरों से मिलती है, ठीक है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड दो तरह का था, एक लेफ्ट में OH, एक राइट में OH है। तो जिसके लेफ्ट में OH है और राइट में OH है, उसी हिसाब से वो D और L हो जाएगा। क्लियर है? ये बात याद है सबको? यस सर, डी और एल है ना, बड़ा डी बड़ा एल ग्लिसरैल्डिहाइड से मैच करते हैं। छोटे डी का उससे कोई वही नहीं था वास्ता। हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हालांकि ग्लिसरैल्डिहाइड में भी डी, छोटा डी और छोटा एल चेक होता है, उसमें भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट जलती है, वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है। तो लेकिन बड़े डी का इससे कोई लेना देना ना, बड़ा डी कुछ और चीज है और छोटा डी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ही एक्सपेरिमेंट है, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। तो भाई ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब राइट में, और डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी कौन से होते हैं? अब लेवियो रोटेटरी जो है, लेवो लेफ्ट में, है ना, ये होते हैं लेफ्ट के अंदर, ये होता है स्मॉल एल, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव, दैट इज इट, ठीक है। तो ये भाई जो भी ऑप्टिकल आइसोमर इसको पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर रोटेट करता है, दैट इज लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो अब बात आती है स्पेसिफिक रोटेशन की, दैट इज अल्फा। व्हाट इज दैट? तो ये फॉर्मूला है, ये अब आपको याद रखना है, स्पेसिफिक रोटेशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं बेटा, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, मैं पानी पी लेता हूँ एक गिलास। सर ये फिजिक्स में भी आएगा? हाँ, ये फिजिक्स में भी आता है शायद भाई, आई डोंट नो, क्लियरली नहीं पता स्पेसिफिक रोटेशन आता है कि नहीं आता, नहीं ध्यान है बेटा अभी तो। ओके सर। तो देखिए स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? ये है स्पेसिफिक रोटेशन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन, कितने डिग्री पर, हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखा, कितने डिग्री पर वो रोटेट होती है, एंगल। अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, तो क्या सभी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस सेम एंगल पर थोड़ा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाले हैं? एंगल तो सबका अलग हो सकता है ना। तो यहाँ पर वही चीज है, वो एंगल ही स्पेसिफिक रोटेशन है। तो यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड इफ ए 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर कह लो, है ना, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर ट्यूब इज यूज्ड। अब ये सब कुछ स्पेसिफिक कर रखा है उसने।
अगर ट्यूब की लेंथ बढ़ाओगे तो रोटेशन एंगल डिग्री बदल जाएगा, याद रख लेना। ज्यादा लेंथ तक लाइट को पार करना पड़ेगा तो ज्यादा वो बार बार लेफ्ट 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 करती रहेगी। यूज्ड एंड कंपाउंड हैज कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर ml। कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तब भी क्या होगा, रोटेशन बढ़ जाएगी। दैट इज अल्फा रोटेशन। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो भाई ऑब्जर्व, ये बोल रहा है रोटेशन, नंबर ऑफ डिग्री रोटेशन ऑब्जर्व 1 डेसीमीटर ट्यूब। तो यहां पर ये जो ट्यूब थी ना, ये 10 सेंटीमीटर की ट्यूब है। 10 सेंटीमीटर का आपका स्केल कितना होता है पता है, छोटे वाला 15 सेंटीमीटर। यस यस सर, यस सर। ये उससे छोटा है 10 सेंटीमीटर की ट्यूब, यानी कि सैंपल इस ट्यूब में रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। अगर सारा सैंपल सॉलिड फॉर्म में और इस ट्यूब में ठूस ठूस के भर दिया तो लाइट तो पार जाएगी नहीं, समझ सकते हो। यस सर। तो इसका मतलब इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है सॉल्यूशन। लिक्विड मतलब पानी भी ले सकते हैं सर गैसियस फॉर्म में भी तो डाल सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल राइट, गैसेस फॉर्म में भी डाल सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ज्यादातर जो है वो गैस नहीं होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, घुल जाते हैं जनरली। बट गैस को मेजर कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, सॉलिड में नहीं मेजर करेंगे कि सॉलिड में सॉल्यूशन बना के मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं इसका। तो ये देखिए कंपाउंड हैज कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 1 ग्राम पर ml होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रोटेशन। क्या होती है भाई, तो ये देखिए स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा टी और लैम्डा है, लैम्डा वेव लेंथ है नैनोमीटर में। तो ये भी आपको बतानी पड़ेगी ना वेव लेंथ। यस सर, लाइट की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ जो आपने उसके ऊपर डाली है, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा डालने पर भी हो सकता है स्पेसिफिक रोटेशन बदल जाए। तो सर जो भी अल्फा टी, सर लैम्डा ऊपर क्यों है अल्फा की? अरे वो तो समझाने का तरीका है बेटा। 3 डिग्री सेल्सियस पर इतनी वेवलेंथ पर, ये आपको स्पेसिफिक करना, ऊपर नीचे कुछ भी लिख लो। एटॉमिक मास को कहां लिखते हैं, नीचे या ऊपर, और एटॉमिक नंबर को कहां लिखते हैं, तो आप उल्टा भी कर सकते हो। बट उन्होंने एक बार रूल बना दिया। मुझे लगा वो पावर है सर। नहीं पावर नहीं है ना लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिट और पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन, टी जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा फिक्स होते हैं। अगर ये अलग है तो न्यूमेरिकल वो आपको देगा ही नहीं, अच्छी बात ये है, न्यूमेरिकल देगा ही नहीं वो अगर ये अलग है तो, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो सकता दो अलग चीजों के ऊपर। टेम्परेचर भी बिल्कुल जरूरत नहीं याद करने की, बट एटलीस्ट इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लेंथ यस सर। जो पाथ लेंथ है वो डेसीमीटर में होती है, इसने बोला 1 डेसीमीटर होता है जनरली। अगर ये दिया हुआ है तो ठीक है, और ये भी फिक्स होना चाहिए दोनों सब्सटेंसेस के लिए जिसको आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, सी कंसंट्रेशन है ग्राम पर ml, ऑब्वियस है ये भी ग्राम पर। हाँ ये कंसंट्रेशन हो सकता है आपको चेंज करनी पड़े अगर वो नहीं दी हुई तो, या कुछ और दे रखी है तो, इसके ऊपर जरूर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद में थीटा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन में डिग्री है, तो ये क्या बोल रहा है थीटा एल इंटू सी। सी कंसंट्रेशन है, एल पाथ लेंथ है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना बस। एंगल डिवाइड बाय एल सी, एंगल डिवाइडेड बाय एल सी जो होता है वो स्पेसिफिक रोटेशन होता है। क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर। स्पेसिफिक रोटेशन कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अब ये इसने एक काम की चीज बताई है, स्पेसिफिक रोटेशन किसी कंपाउंड की इंडिपेंडेंट होती है of the length of the tube and concentration of the solution। solution की क्या concentration ले रहे हो या लेंथ ऑफ द ट्यूब के ऊपर डिपेंड नहीं करती स्पेसिफिक रोटेशन, तो इस फॉर्मूले में तो डिपेंड कर रही है। अब जरा बताइए आप लोग कि क्या समझ सर में आया उनका इसमें? प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा ना, एल इंटू सी का। एल बढ़ाएंगे तो सी कम हो जाएगा, सी बढ़ाएंगे तो एल, ऐसा कुछ रिलेशन होगा। सर शायद अल्फा हमेशा कांस्टेंट रहेगा एल और सी और थीटा के लिए, थीटा बदल जाएगा एल और सी अगर चलो बदले मान लेते हैं हम एल बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दी, तो कंसंट्रेशन भी बढ़ा दी मैंने, तो सर बट आपका वो तो थीटा चेंज हो डेफिनेशन जाएगा। में गिवन है ना। क्या सो डेफिनेशन में गिवन है ना कि 1 डेसीमीटर लेंथ होगी एंड कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर होगी, तो फिर हम चेंज क्यों करेंगे इसे, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होगी शायद। नहीं देखिए चेंज नहीं करेंगे फिर तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर चेंज करें इंडिपेंडेंट का मतलब होता है इस पे डिपेंड करता ही नहीं है। दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहे ऐसा कुछ सोच सकते हैं, बट मल्टीप्लाई सर भी अगर कांस्टेंट कैसे रहेगी? इंडिपेंडेंट थोड़ा होता तो सोचो। फिर फॉर्मूले की जरूरत क्या है? क्या
सर अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर फॉर्मूले की में मतलब इस तरह से अल्फा निकालने की क्या जरूरत है? हम सीधा अल्फा को कांस्टेंट मान के सी की वैल्यू निकालेंगे या उसकी? सोचिए, वही तो चीज है। सोचिए जरा, ये इंडिपेंडेंट कैसे? सर हम्म ये मतलब और हर उसके लिए क्या कह रहे हो? हर कंपाउंड के लिए मतलब इसकी अलग वैल्यू होगी। हर कंपाउंड सर के लिए अल्फा की वैल्यू अलग होगी अगर कंपाउंड अलग है तो। लेकिन देखिए थीटा, अगर कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? सर अगर हम बस पाथ लेंथ बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी तो मतलब वॉल्यूम भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना फिर उसका। हाँ, तो कंसंट्रेशन और ज्यादा कर दो या कम कर दो। मैंने कंसंट्रेशन कम कर दी, पाथ लेंथ बढ़ाने पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई सेम रहेगी। बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो ये है जो प्रणव कह रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, जो मैंने पूछा कि भी मैंने तो दोनों ही बढ़ा दिया और ज्यादा बढ़ा दिया, लेंथ भी बढ़ा सर दी और अल्फा अल्फा भी बढ़ जाएगा सर? कंसंट्रेशन और भी ज्यादा कर दी तो अल्फा बढ़ जाएगा, तो डिवाइड तो सेम आएगा कि नहीं? समझ में आया प्रणव? यस सर। क्योंकि अगर आप देखो, यस सर, आ गया। आप कंसंट्रेशन और लेंथ दोनों बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में है। हम कहें कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो लेंथ मतलब लेंथ बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मैं कहता हूं मैंने और ज्यादा डाल दिया, ये मेरे हाथ में है, आई कैन डू दैट, है ना? मैंने कंसंट्रेशन पहले से भी ज्यादा कर दी और लेंथ भी पहले से ज्यादा कर दी, तो एंगल भी पहले से ज्यादा आएगा, तो डिवाइड तो उतना ही आएगा। यस, ये अपने हाथ में नहीं है, अब एंगल अपने हाथ में नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। हमको समझ में आया क्या? यस सर। इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट कैसे होता है? सीधा सीधा इंडिपेंडेंट नहीं, यहाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, डिपेंड कर रहा है ना? बट रेशियो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो आप लोगों को सोचने के लिए जो दे रहा था। कोज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोज क्या है भाई? अब जरा इसको देखते हैं, है ना? कारण क्या है? द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री वाज लेड बाय द लुईस पास्चर था। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, लुईस पास्चर, शायद फिजिक्स में आता है ना? यस Yes, सर sir. सुना है। When he is observed the two kind of the crystal which is mirror images of each other, इसने दो mirror images को ढूंढा भाई। aqueous solution of both type of the crystal show the optical rotation and equal magnitude but opposite direction. Posture believed that the difference in the optical activity was associated with the three-dimensional agreement of arrangement of the atom in the two type of crystal. ठीक है, ये तो फालतू की बकवास है। Later on von Hoff और Liebel proposed that, अब बाद में वॉन हॉफ और लीबेल ने प्रपोज किया तो दैट द फोर all the four valences of carbon are directly toward the four corner of the regular tetrahedron if all the four substituents attached to such carbon are different in resulting molecule lack symmetry। ठीक है, मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकल नहीं रखते वो। इन्होंने पहले सोचा था, वॉन हॉफ और लीबेल ने, उसने तो बताया था कि ऐसा कुछ होता है ऑप्टिकल रोटेशन। तो वॉन हॉफ और लेबल ने ऐसा सोचा कि अगर चारों कार्बन के एटम अलग हों तो वो लैक ऑफ सिमेट्री होता है, उसकी सिमेट्री नहीं बन सकती, उसको दो हिस्सों में काटा ही नहीं जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो ही मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव होता है। यस, ये बात भी आप लोगों को पता है अच्छे से? यस और नॉट? यस सर। तो इसने बोला कि चलिए मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूं। ऑल द फोर सब्स्टिट्यूएंट्स, चारों अलग हैं, ठीक है? तो क्या होगा? लैक सिमेट्री, मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है? एंड सच molecule lacks symmetry, such molecule is referred to the asymmetrical molecule and the asymmetrical molecule is responsible for the optical activity in such organic compound। तो इसने बोला भी asymmetry ही रिस्पॉन्सिबल है, asymmetry ही रिस्पॉन्सिबल होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अब असली रीजन तो इनको नहीं पता है, ये सब घंटाघर है, रीजन बस यही बता दिया asymmetry है। किसी ने आज तक ये डिफाइन नहीं किया। देखिए जरा ध्यान से सोचना, कोई मान लो कार्बन है, उसके चारों ग्रुप अलग है, ए बी सी डी चार लगे हुए हैं, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। चारों अलग हैं, ए बी सी डी लगे हैं। मैंने डी को हटा के, ध्यान देना, डी को हटा के ई लगा दिया, कुछ और लगा दिया। अब आपके हिसाब से मैंने कोई स्पेस की अरेंजमेंट नहीं बदली, कुछ नहीं किया, डी को हटाया, ई लगाया, तो पहले मान लो वो जो कंपाउंड था वो एल था, एल नेगेटिव। ई को लगाने के बाद आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चेंज हो जानी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी या नहीं? सर बोलिए चेंज। बाकी के स्टूडेंट, दिमाग नहीं चेंज चल हो रहा जानी चाहिए।
क्या बेटा? सर ये तो Change हो जानी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल होगा ना वैसे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल यही तो मैं सुनना चाहता था। लेकिन सोचिए कि एक्सपेरिमेंटल तो है, ठीक है, बट जरा सोचिए, इसका मतलब हम बता ही नहीं सकते, सिर्फ एक एटम को रिप्लेस करने से भी तहलका मच सकता है। यानी उल्टा हो सकता है, सेम भी आ सकता है, उल्टा भी आ सकता है। तो फिर उस एटम में कुछ है ऐसा जिसने उसको बदल दिया या जिसने उसको सेम रखा, विच एवर द केस इट इज, है ना? यस। Yes, sir. यस सर। तो ऐसा क्या है, कुछ नहीं पता किसी को, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुंजाइश है। अगर किसी ने सच में ढूंढ लिया ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम कारण, तो भाई हम में से कोई भी नोबेल जीत सकता है गारंटेडली। नोबेल में कितने होते हैं भाई? फोर्सेस 10 करोड़। रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से, शायद फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगी उसके अंदर की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी। फोर्सेस, एटम एटम या ग्रुप बदलने से सब बदल जाता है, मुझे नहीं पता क्या सर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक एक छोटा एटम है सर, उसमें कम फोर्सेस होंगी जो भी लग रही होगी। ऐसा जो कोई बड़ा एटम रिलेशन होगा, देखा नहीं गया बेटा यशवीर, ऐसा कोई रिलेशन नहीं देखा गया, ठीक है, जैसा आप बता रहे हो। ओके सर। ये चीजें सोची जा चुकी हैं। तो देखिए, अगर ऐसा हो और हम ढूंढ लें, इतना अच्छा हो, मजा ना आ जाएगा। यानी कि हमें नोबेल मिल जाएगा, लगभग 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक छोटी सी चीज ढूंढनी है, 10 करोड़ रुपए। एन आइडिया इज नो वंस मोनोपोली, किसी के दिमाग में भी आ सकता है, 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ढूंढो। समझ रहे हो? यस जब सर। मिल जाए, जब मिल जाए मुझे बता देना कि सर ये मुझे मिला है, आई नो द रीजन, मैं आपको मेल आईडी दे दूंगा कि कहाँ भेजनी है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे भी मत बताइएगा भले, क्योंकि पायरेसी का जमाना है, लोग किसी पर भरोसा नहीं करते, क्या पता मैं मेरे नाम से चिपका दूं, है ना? बट मैं ऐसा नहीं हूँ भी, अपना क्रेडिट नहीं लेने वाला मैं, ठीक है। मैंने हमेशा जो जिसका क्रेडिट है उसको हमेशा दिया है, ठीक है। आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, मैं एमएससी को जो फर्स्ट टाइम टीच कर रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मतलब काफी कुछ बनाया, गाइडेंस मेरा था, मैंने उसको बोला कि बेटा जो भी चीज जहां से मिल रही है, जो भी चीज जहां से आपको मिल रही है, ठीक है, वहां पर आप मार्क करो और बुक का नाम और पेज नंबर मार्क करो। ऐसा सिलेबस नहीं होता, बने बनाए नोट्स नहीं होते। हर एक बुक में कोई एक लेसन में 4 पेज काम के होते हैं एमएससी में, फिर दूसरी बुक में दूसरे 4 पेज, ढूंढना पड़ता है सिलेबस। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ढूंढने के लिए बोला, खुद ढूंढा, बहुत कुछ बुक्स प्रोवाइड करवाई, फिर जो भी था उसको बोला कि ये सब सीक्वेंस वाइज लिखना है, कि ये वाला टॉपिक मिल गया, इसका ये पेज नंबर है इस बुक में। तो उसने एक छोटी सी डायरी बना ली, ठीक है। उसके बाद में मैंने उस डायरी को फोटो क्लिक किया और उसकी एक पीडीएफ बनाई, अपना नाम भी लिखा और स्टूडेंट का नाम भी लिखा कि ये किसने बनाया है, समझ गए, क्योंकि हेल्प उसने भी की थी, डेफिनेटली उसने भी मेहनत लगाई थी, गाइडेंस मेरा था वो एक अलग बात है, समझ गए। तो मैं कम से कम ऐसा नहीं हूँ, बट एटलीस्ट भाई मैं कहूंगा कि आप लोगों को मिले तो डेफिनेटली मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको मेल बताऊंगा, वहां पर भेज देना और आपके पास नोबेल आ जाएगा बहुत आसानी से, है ना? तो भाई आज हम नोबेल जीतने वाले हैं, देखो कितनी बड़ी मतलब वो की है, खोज कर ली हमने, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम फाइंड कर ली, है ना? इसको बोलते हैं प्रॉब्लम फाइंड करना, बाद में होता है सॉल्यूशन निकालना। प्रॉब्लम फाइंड करना ही मुश्किल काम है, ये भी आसान नहीं है। इफ यू नो सर द वैसे अगर क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया तो काफी हद तक केमिस्ट्री इजी हो जाएगी लोगों के लिए। क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? सर अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया तो काफी हद तक हर एक एटम को निकालते वक्त, जैसे मॉलिक्यूल में एटम जो अलग अलग हो जाते हैं, तो हाँ, उससे रिलेट कर सकता है, यू आर थिंकिंग राइट, उससे कुछ कुछ रिलेट कर सकता है कि भाई एटम काफी की हद तक इजी प्रॉपर्टीज हो कैसे जाएगी। चेंज हो जाती हैं, हम नहीं जानते ना अभी तक, ठीक है। तो चलिए अभी कायरलिटी की बात करते हैं, ये भी हम वैसे जानते थे, कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल टू इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है तो इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल, मतलब वो अपनी मिरर इमेज पर फिट नहीं हो सकता, उसको कायरल बोलते हैं। while a compound which is super impossible to its mirror image is called achiral। जो सुपर इम्पोजेबल है, इसका क्या मतलब है, नॉन सुपर और सुपर के ऊपर। तो देखिए भाई यहाँ पर मैं बता देता हूँ फिर से, ये कार्बन है, क्लोरीन जोड़ दिया हमने, ठीक है, फिर इस जगह पर ब्रोमीन जोड़ दिया हमने, इसके बाद में यहां पर अबव द प्लेन लगाया है, अबव द प्लेन, ठीक है। हार्ड वेज होता है अबव द प्लेन, यानी आपकी तरफ, स्क्रीन से बाहर, ठीक है। यहां पर आयोडीन जोड़ देते हैं, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, और यहां पर मैं ये लगा रहा हूं डॉटेड वेज, तो यहां पर लगा रहे हैं फ्लोरीन। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर।
अब देखिए इसका ऑप्टिकल आइसोमर ढूंढने के लिए ना हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए एक मिरर है। क्यों? अब ऐसा क्यों करते हैं? वैसे मिरर के बिना काम चल सकता है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूं, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? उसको बनाना आसान हो जाता है। वरना इसका मान लीजिए ये लेफ्ट पैर का जूता है तो आपको राइट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आप इमेजिन करो, मिरर डाल देंगे बीच में, उसके मिरर के सामने रखिए, मिरर वाले जूते की फोटो आपको बनानी आसान हो जाएगी। तो वो मिरर वाला जो Yes, बनेगा sir. लेफ्ट वाले के राइट बनेगा। ठीक है, हम भी यहाँ पर इसको बनाना चाहते हैं कि इसका दूसरे वाला ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनेगा, तो इसलिए हम मिरर को इमेजिन कर रहे हैं और फिर उसमें देखकर उसको बनाएंगे। क्लियर है? तो मिरर नहीं होता है कि आप सोचोगे Yes. इसकी फोटो खींच रही है, दिस इज नॉट ए फोटो, ये एक्चुअल में होता है। क्लियर है बेटा? यस यस सर, सर तो ये देखिए जो हार्ड वेज है, देखिए मिरर में जो चीज पास है ना वो पास ही होनी चाहिए, है ना? तो आयोडीन यही आएगा। क्लियर है? और यस सर, जो अब देखिए जो उससे थोड़ा सा दूर है वो बिलो द प्लेन है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन यहां आएगा, थोड़ा इसको साफ बनाते हैं, तो फ्लोरीन यहां पर आएगा। फिर ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस तरफ आएगा। ठीक है, ये बन गया भाई मिरर इमेज, मतलब इसको बनाना आसान हो गया। अब मैं इस मिरर को यहां से गायब कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल है, हालांकि हम इसको यहां रखेंगे, ठीक है, ताकि ये मिरर में एक दूसरे को ऐसा दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये पहले वाला, अगर ये L है, नेगेटिव है, डेफिनेटली ये D है, पॉजिटिव है। ठीक है, D मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब क्लॉकवाइज। कौन लाइट को जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है वो राइट वाला है, और लेफ्ट वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। समझ में आ गया भाई? यस सर, ठीक है, चारों मॉलिक्यूल अलग हो तो अगर हमें लगेगा दोनों मॉलिक्यूल हैं तो सेम, तो देखिए आयोडीन और ब्रोमीन से उठाइए इसे, पहले वाले को दूसरे। अब हम चेक कैसे करते हैं, ये सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है, इन दोनों को पकड़िए। अब मेरे फिंगर्स पे ध्यान दीजिएगा, जो मेरी फोटो में आपको नजर आ रहा होगा। आप इसको ऐसे घुमाएंगे, फिंगर्स किलविश की तरह बन जाएंगी। शक्तिमान देखा ना सबने, है ना? तो आप इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, उससे क्या होगा, ब्रोमीन आ गया इधर और आयोडीन आ गया इधर। तो जो लेफ्ट वाला है, जो L वाला है, नेगेटिव वाला, उसमें भी तो ब्रोमीन इधर है, लेफ्ट साइड में आयोडीन इधर है, तो मैंने पलट दी सीन, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल फिट आएगा एक दूसरे के ऊपर। लेकिन एक चेंज हुआ, सोचिएगा। सर फ्लोरीन, क्या बेटा? सर फ्लोरीन पीछे चला गया ना अब तो। फ्लोरीन पीछे चला गया और आयोडीन फ्लोरीन आगे आ गया, उल्टा बोल रहे बेटा। आयोडीन पीछे चला गया, Yes. अबव द प्लेन आयोडीन था, और फ्लोरीन आगे आ गया, उल्टा हो गया। समझ गए? यस तो सर, वो उस पे फिट नहीं बैठेगा, चाहे कुछ भी कर लो वो फिट नहीं बैठेगा। यस, क्लियर है बेटा ये बात? यस सर, यस सर, यस सर ठीक है, यही वो चीज है जो मैं आपको कहना चाहता था, जो आपको मतलब कह रहा था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। तो भाई ये है उसकी मिरर इमेजेस, मतलब अगर आप इसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो तो ये रोटेट होने वाला है नहीं। और ठीक है, अरे कुछ और भी डिलीट हो गया क्या? ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो ये आपके सामने बन गया कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कायरल मॉलिक्यूल का आपको समझ में आ गया होगा, ये कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको रेड से ही करते हैं। अब इसके बाद में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कायरल सेंटर क्या होता है? कायरलिटी पता लग गया। कायरल सेंटर क्या होता है? वो कार्बन जिसके चारों तरफ चार अलग अलग चीजें लगी, वो कायरल सेंटर होता है। कंपाउंड इन विच द कार्बन अटैच्ड विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स लैक्स सिमेट्री इज कॉल्ड कायरल कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज सी स्टार। इसको सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और यही कायरल सेंटर होता है। क्लियर है बेटा? यस सर, वैसे ये कॉमन चीज है, इसमें कुछ खास आनी जानी नहीं है, ये आपको वैसे ही समझ में आएगी। एसिमेट्रिक एंड डिससिमेट्रिक कंपाउंड। अब एसिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक के बीच में क्या डिफरेंस है, ये पता है किसी को? एसिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक हमारे हिसाब से तो सेम होने चाहिए। सर, हाँ बेटा, डिससिमेट्रिक होता कैसे? हाँ अभी वही डिस्कस करेंगे, नो वरी। ठीक है, तो देखिए asymmetric or dissymmetric compound, a molecule which does not possess any element of symmetry. There are 23 element of symmetry, 23 element of symmetry होते हैं।
किसी मॉलिक्यूल के अंदर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक, उसको एसिमेट्रिक कहते हैं। 23 में से कोई भी नहीं है। ए मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड डिससिमेट्रिक। अब ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए भाई, ठीक है। सर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मतलब? मैं बताता हूं बेटा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती हैं सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ये 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, ये थोड़ा मुझे डिटेल देना पड़ेगा, है ना। यस सर। चलिए अब इसकी डिटेलिंग करते हैं भाई। याद तो रखना ही पड़ेगा, साफ बता देता हूं, याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बट होते सिमेट्री, पिछला वाला पेज दिखा दो सर। बट सिमेट्री होती क्या है मैं आपको वो समझा रहा हूं अभी। नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द ऑल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्या होती है, कैसे वर्क करती है, लेकिन रट्टा तो मारना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात, समझा दूंगा, समझ भी आएगा, आसान भी लगेगा। बट 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं किसी एक जगह पर क्यूब में, वो कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं वो देखिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूब, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए क्या होता है भाई। एक प्लेन पेपर लीजिए, या फिर कहिए प्लेन पेपर के जितना बड़ा चाकू लीजिए, चाकू इतना बड़ा है हमारे पास, ठीक है। प्लेन पेपर के जैसा एक पेपर है, पेपर के जैसा ही चाकू है अपने पास, और उससे इस क्यूब को काटने की कोशिश कीजिए। तो क्यूब को कितनी बार बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। तो देखिए एक तो इसने ऐसे काट दिया बीचों बीच में से, दिख रहा है सबको। यस सर। यस सर। ये काट दिया एक, ये काट दिया दो, अब ये काट दिया तीन भाई। और उसके बाद देखो कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर काट दिया, डायगोनल दिख रहा है। और ये डायगोनल भी तीन होते हैं इसमें, यस तीन होते हैं ना। ये देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर, तो तीन ऐसे कट गए, मतलब तीन तो बीचों बीच में से काट सकते हैं। एक ऐसा हो गया मिडल में, एक ऐसा हो गया मिडल में, और एक ऐसा। रूम को तीन बीच में से काट सकते हैं, और तीन ही उसको डायगोनली काट सकते हैं। 6 हो गए, यस और नॉट? यस सर। अब उसके अलावा 6 डायगोनली काट सकते हैं। हाँ, उसके अलावा तीन और नीचे बन रहे हैं, डायगोनल 6 होते हैं, है ना। तो वो तीन और नीचे देखिए, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया। कट रहा है भाई, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो 6 डायगोनली कट सकते हैं, और तीन जो है वो ऐसे करके चाकू से काट सकते हैं। ये सारी चीजें ना इमेजिन करके देखना कि बॉक्स को कैसे काट सकते हो। ऐसे काट सकते हो एक, उस एक के कटने में कितने फेस कटते हैं? 4। यस सर। देखिए ये कितने फेस कट रहे हैं, यहां से हम कैलकुलेट करते हैं। ये वाला फेस कटा, ये वाला फेस कटा, ये वाला फेस कटा, ये वाला, 4 कट रहे हैं ना एक के कटने में, ठीक है। अब यहां से काट दिया, अब यहां से भी काटूं तो ये वाला ऐसे 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 ऐसे, 4 इधर से कट रहे हैं, ठीक है। और फिर बीचों बीच में से भी काट सकता हूं, है ना। तो इस तरह से 3 तरीके से इसको काट सकता हूं। यहां पर ये 6 तरीके से डायगोनली कट सकता है। तो टोटल कितना हो गया? 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन मतलब एक आपके पास चाकू है पेपर के जितना बड़ा है, पेपर आपके पास A4 साइज का पेपर सबने देखा होगा, फोटोस्टेट वाला, यस यस सर। A4 बोलते हैं उसको, फोटोस्टेट वाले को। और एक लीगल पेपर होता है A6। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पहले तो ये चलता था, गवर्नमेंट सभी संस्थानों में A6 साइज का पेपर चलता था, A6 ऑफिस के अंदर, ठीक है। और आम जनता के लिए A4 साइज था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ताकि जनता उसको मतलब वो ना करे, सारे ऑफिसर उसको घर उठा के ले जाएं ऐसे फालतू में, तो ये ना हो, ठीक है। फिर भी बहुत से ऑफिसर्स ऐसा करते थे भाई, घर उठा के ले आते थे, ठीक है। ऑफिसर्स के पास में इतनी पावर होती है, क्लर्क के पास, बाकी बेचारा आम दूसरे कर्मचारियों को नहीं मिलते सभी को, है ना। तो हमने ऐसा देखा है कि लोग उसको रफ कॉपी की तरह भी यूज करते हैं। खैर मेरा एक दोस्त था, वो ऐसा करता था, उसके पापा ऑफिस में थे, ठीक है। उसके बहुत सारे A4 साइज A6 साइज के पेपर थे। मैंने देखा, मैं इतना बड़ा लंबा, वो लंबाई में थोड़ा ज्यादा होता है, चौड़ाई सेम होती है दोनों की, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 तरह की होती है, यस और नॉट? यस सर। रट्टा मार लो, लिख लो इस लाइन को, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 तरह की होती है। हालांकि ये मैं PDF में डाल दूंगा। आपने तो 23 एलिमेंट बताए थे। क्या बेटा? आपने तो 23 एलिमेंट बताए थे सिमेट्री के। अरे रुक जाओ, 23 ही बताऊंगा, एक ही थोड़ा है। यस सर। मुझे रुका नहीं रहा। आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। एक ही नहीं है बेटा, आपको लगा खत्म हो गया। ये सही है ना। चलिए तो दूसरा देखिए, बॉडी डायगोनल।
इसको बॉडी डायगोनल क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रल पता होना चाहिए। क्या होता है टेट्राहेड्रल? पता है किसी को टेट्राहेड्रल क्या होता है? परफेक्ट Yes, sir. टेट्राहेड्रल। एक क्यूब लीजिए, मैंने शायद बताया होगा, पहले बताया था क्या? यस सर, उसके मतलब उसमें 3 डायगोनल coordination से का problem सेंटर होता से। यहाँ आपके सामने वो डायग्राम बना हुआ है सीधा सीधा, तो मुझे को मत्था नहीं मारना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ आपको ऑलरेडी पता है ये चीजें। देखिए क्या होता है। अब मैं यहाँ से आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। जब सारे बेसिक्स मेरे मुंह से आ चुके होते हैं और आप लोगों को अगर पता है तो मेरे लिए समझाना बहुत आसान होता है। शुरू में जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे होते हैं और वो अचानक से आते हैं तो वो ऐसे वर्ड्स पूछते हैं, सर ये हमें तो नहीं पता टेट्राहेड्रल आपने कैसे बनाया था क्यूब के अंदर। तो उनको वो सारा बेसिक से बताना पड़ता है। लेकिन अगर आपको वो चीज पता है तो बहुत मजेदार होता है मेरे लिए भी कि हाँ बस इनको आगे बताना। आप समझ रहे हो? इसलिए पीछे का याद होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए बोलते हैं कि पीछे वाला लेक्चर अगर आता है ऑर्गेनिक के अंदर तो ये सब बना के देखिएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखिए क्या ये है, ऑक्टाहेड्रल पर और टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। एक कॉर्नर छोड़ के एक कॉर्नर के ऊपर एटम है, सेंटर के अंदर एटम है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में आपने पकड़ लिया, मान लीजिए यहां से मैं यहां जा रहा हूं, जितना डिस्टेंस है मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, क्लियर है? यस सर। इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में और सेम डिस्टेंस पर, जस्ट उल्टा सेम डिस्टेंस पर अगर एटम है, सेम एटम है, एटम भी सेम होना चाहिए, ये वाले दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। टेट्राहेड्रल में है क्या सेम? पहला ही एटम खत्म नहीं है। यस यस सर, उसमें है ही नहीं। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया सबको? यस सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री का सिंपल तरीका क्या है? व्हेन यू आर गोइंग व्हेन वी हैव ए सेंटर, जब हमारे पास कोई सेंटर होता है, हम उस सेंटर को पकड़ेंगे, उससे किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको एटम दिखाई दे, किसी भी डायरेक्शन में मुंह उठा के चल पड़ो जहां पर आपको एटम दिखाई दे रहा है। तो जितने दूरी पर वो एटम है उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में पूरी रोड, एक्स्ट्रापोलेशन जिसको बोलते हैं ना, पूरी आर पार रोड डाल दीजिए वहां से, और जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस के ऊपर अगर आपको वही सेम एटम दिखे तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार दिख गया। मान लो, अब इसी केस की बात करते हैं, मान लो यहां पर वो सेम एटम है, ये यानी इन दोनों में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख गया मुझे। अब मैं इसकी बात करता हूं, यहां से आया ऐसे तो यहां होना चाहिए, मान लो यहां पर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ की बात करता हूँ, यहां से मैंने गया यहाँ इस कॉर्नर पर ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो इससे भी मैं इस कॉर्नर के ऊपर गया, यहां भी मान लो है, मेरे को हर जगह मिल रहा है। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला है, ये इसके लास्ट कॉर्नर पर यहां पर नहीं है। मान लो ऐसा है कि एक जगह पर नहीं मिला, तो पूरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नहीं होगी। एक जगह भी ना मिले तो नहीं होगी। सब जगह पर जितने भी एटम्स हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, आर पार रोड डाल देते हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम एटम मिलना ही चाहिए, सेम डिस्टेंस पे मिलना ही चाहिए। एटम सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तब समझ लेना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पर देखिए एक बॉडी डायगोनल दिखा रखा है इन्होंने। बॉडी डायगोनल क्या होता है भाई? ठीक है, बॉडी डायगोनल जब हम सॉलिड स्टेट करेंगे ना, अब बता देता हूँ, सॉलिड स्टेट के अंदर ये आता है 21 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सॉलिड स्टेट में। अब यहां पर मैं करवा रहा हूं तो मुझे सॉलिड में ना करवाना पड़े। समझ रहे हो मेरी बात? एक जगह Yes, तो sir. रिलैक्स मिलेगा, करवाना पड़ेगा सर, करवा चुका सिर्फ होगा। फोटो भेज देना, लिख देंगे काम। हाँ कोई बात नहीं, आपको रिवाइज के लिए नोट्स भी बता दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा, दोबारा कहोगे नोट्स दोबारा भेज दूंगा। लेकिन यहाँ हम जो मत्था मार रहे हैं ये फिर आप आसानी से कर सकते हैं। सॉलिड में जो बच्चे कर चुके होते हैं ना, स्टीरियो में बताने की जरूरत नहीं, वो सीधा उस लाइन से समझ जाते हैं। अब यहाँ एक लाइन को डिफाइन करने के लिए इतना पंगा डालना पड़ रहा है ना, क्योंकि सॉलिड हमने नहीं किया। कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए ये सेंटर है भाई, ठीक है, इस सेंटर से ये देखिए आर पार यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है, इस सेंटर से यहाँ से आर पार आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर इसी सेंटर से मैं यहाँ जा रहा हूँ इस सेंटर पे, तो दूसरे सेंटर पे यहाँ आऊंगा, फिर इसी सेंटर से यहाँ आ रहा हूँ तो इसी सेंटर से यहाँ आऊंगा। किसी भी तरफ आप चले जाइए सेंटर से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको एटम मिलता है तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब फेस डायगोनल क्या चीज होती है भाई? ये पता है सबको फेस डायगोनल क्या होता है? यस सर, और क्यूब के Yes, जो sir. सरफेस पे, स्क्वायर के सरफेस पे डायगोनल बनता है स्क्वायर के, सर, जो क्यूब के स्क्वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो डायगोनल्स बनते हैं। हाँ क्यूब के स्क्वायर के ऊपर जो डायगोनल इसका होता है उसके ऊपर, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, है ना, हर जगह पर ये वाला डायगोनल, इस तरह से हर जगह पर। तो देखो ये 3 डायगोनल तो मैंने बना दिए, है ना।
और उसके अलावा यहाँ से यहाँ ये वाला डायगोनल भी बना सकते हैं, ये वाला डायगोनल भी बन सकता है, ये वाला डायगोनल भी बन सकता है, और इस तरह से जितने भी डायगोनल बनते हैं सारे वो फेस डायगोनल होते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी का जो डायगोनल होता है आर पार क्यूब का, उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्यूब होता है। वो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्यूब होता है और वहीं से सेंटर ऑफ सिमेट्री को सीखा जाता है, मतलब वहीं से देखा जाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यहाँ डेफिनेशन अच्छी नहीं है, सीधी बात बता देता हूँ, ठीक है, बट आपको समझ में आ गया क्या? आ गया। हर मतलब उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पे पहला मिला था उतनी दूरी पे दूसरा भी मिलना चाहिए। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम सेम डिस्टेंस पर अगर मिलता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, बस इतनी सी बात है। इन्होंने बॉडी डायगोनल की डेफिनेशन दे रखी है, फेस डायगोनल के बारे में बता रखा है, सब वाहियात और बकवास है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन जो काम की थी वो दी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं बेटा। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे कैसे होती है, तो कितनी टाइप की होती है। अब यहाँ पर आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन नहीं मिली हमें, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री कितने टाइप की होती है अभी अब आपको पता लगेगा। तो देखिए जरा सेंटर ऑफ सिमेट्री के टाइप्स, ठीक है। फोर फोल्ड सिमेट्री, इसको बोलते हैं C4, C4 सिमेट्री। C4 का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, एक सेंटर पर 360 का एंगल होता है, यस और नॉट? यस सर। यस सर। C4 अगर वो कह रहा है तो 4 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री आ गया, सीधी बात, दैट्स इट। क्लियर है, ये समझ में आया सबको? सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आया 90 डिग्री के बाद। बताता हूं, पहले सिर्फ इतना सुनिए कि अगर कोई C4 सिमेट्री की बात कर रहा है तो इसका मतलब 360 सेंटर पर एंगल होता है, उसको 4 से डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री पर रोटेट करने पर आपको सिमेट्री मिलेगी उस एटम को। वही बताऊंगा कैसे मिलेगी, सिर्फ इतना याद रखिए। तो देखिए वो क्या चीज होती है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD है, यस यस सर। दिख रहे हैं, और ये देखो ये मान लो यहाँ पर सेंटर है, इस मॉलिक्यूल का सेंटर है, और मैंने इस सेंटर के ऊपर एक रोड डाल दी। अब मैं प्लेन नहीं डाल रहा, एक रोड डाल रहा हूं सेंटर पर, और मैंने उस रोड को ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घुमाया 90 के एंगल पर। अब 90 मुझे क्यों, मैंने 90 पर क्यों घुमाया, क्योंकि C4 की बात कर रहा था, इसका मतलब 360 को 4 से डिवाइड कर दो, 90 के एंगल पर घुमाना है। तो 90 के एंगल पर क्या होगा भाई, सोचिए जरा, ये B कहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, तो देखो B यहां आ गया, यस यस सर। है ना। A जो है वो D की जगह पर आ जाएगा, तो A यहाँ पे आ गया। तो देखिए C जो है वो D वाली जगह पे चला जाएगा, C जो यहाँ पर D था तो ये C यहाँ आ गया ना। और D जो है वो A वाली जगह पर जाएगा, तो D जो है वो A वाली जगह पर आ गया, ये D था ये A वाली जगह पर आ गया, ये यहाँ आ गया। तो सिंपली अगर मैं कहूँ D A वाली जगह पर, A B वाली जगह पर, B C वाली जगह पर, और C D की जगह पर आ जाएगा 90 के एंगल पर घुमाने पर। यस और नॉट, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब देखिए जरा, मुझे पता है ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, तो जो पहले आपको नजर आ रहा था और अब आपको नजर आ रहा है, हालांकि ABCD नए अलग एटम्स नहीं है, दीज ऑल एटम्स आर सेम, समझ रहे हो मेरी बात, सभी एटम सेम है, बट मैंने डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए ऐसा दिखा दिया कि अलग है। तो पहला मेरा मॉलिक्यूल बन गया जो अलग आ रहा है, पहला जो सेम है बट अलग आ रहा है। क्लियर है? यस सर। अब दूसरा देखिए, अब मैं इसको फिर से 90 के एंगल पर घुमाता हूं, तो फिर से 90 के एंगल पर घुमाऊंगा तो क्या होगा भाई, A B की जगह जाएगा, B C की जगह जाएगा, C D की जगह आ जाएगा, D वापस A की जगह जाएगा। तो D देखो, D तो A की जगह आ गया, A इधर चला गया, B इधर आ गया, C इधर आ गया, D आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और मैं इसको तब तक 90, अब भी ये दोनों सेम है ना, यानी पहला और दूसरा हमारे इस एटम मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेम आ रहा है। अब अगर मैं फिर से घुमाऊं इसे तो A यहाँ पर आ जाएगा ना, फिर से घुमाऊं तो A यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 4 बार घुमाने पर वापस वही एटम्स वही जगह पर आ जाएंगे जहां थे। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। इसको बोलते हैं C फोल्ड सिमेट्री, C फोल्ड सिमेट्री। क्लियर है? ये समझ में आया? यस सर। C4 सिमेट्री बोलेंगे इसे। तो ये C4 सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री से लिंक नहीं रखती है, ये अलग चीज है। सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें अलग तरह से देखा जाता है। ठीक है, मैंने शायद ये गलत बोल दिया, मुझे अब ध्यान आया। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ये। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो वैसे ही चेक करेंगे, सेंटर से जो एटम इधर है सारे चारों तरफ सेम एटम आ रहे हैं कि नहीं। ये क्या होती है कि ये अगर आप एक्सिस कितनी बार किसी को रोटेट करके सेम डायरेक्शन में लेके आ सकते हो,
कितनी बार रोटेट करके? 4 बार ऐसे रोटेट करते हैं तो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसको C4 सिमेट्री बोलते हैं, C4 सिमेट्री या 4 फोल्ड सिमेट्री। क्लियर हुआ ये? सर अगर सर, 4 से कम में आ जाए, जैसे 3 में आ जाए, तो 3 फोल्ड सिमेट्री हो जाएगा। C3 होगा, वो C2 होगा, C1 C2 C3 C6 भी होता है, C5 भी होता है, समझ गए? यस सर। वो सारी करने Yes, वाले हैं, चिंता मत करो। तो देखो 9 क्या थे भाई? सबसे पहले 9 तो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री थे ना? यस सर, यस सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही था, क्यूब में तो एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। यस। यस सर। अब 3 क्या हो गए? C4 सिमेट्री, सॉरी 4 हैं C4 सिमेट्री, 4 हो गए ना? सर, यस सर। अब इसके बाद में C3 सिमेट्री देखो भाई, C3 3 फोल्ड सिमेट्री। तो C3 देखो, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल से आप 3 बार अगर रोटेट करो तो एंगल कितना आएगा 3 बार का? 360 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया एंगल कैसे निकालते हैं? 120। यस सर। 120 के एंगल पर बॉडी डायगोनल से तिरछा। अब आपको सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना? चलो इसको इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये कोना है, अगर आप ऐसे, ये रोड आपने ऐसे डाल रखी है, इसके अंदर एक्सिस जिसको बोलते हैं, ये एक्सिस है जिसके अगेंस्ट आपको रोटेट करना है ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये कॉर्नर आपकी साइड में है, जब आप इसको 120 के एंगल पर घुमाएंगे तो कौन सा कॉर्नर आपकी साइड में आ जाएगा भाई? अब देखिएगा जरा 120 के एंगल पर, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो देखो ऐसे घूमने पर एक तो ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है ना? तो कौन सा कॉर्नर आएगा भाई? ये वाला कॉर्नर नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये वाला कॉर्नर आपकी साइड में नहीं आने वाला। क्यों? बॉडी डायगोनल देखिएगा ध्यान से, बॉडी डायगोनल ये और ये है, ये दोनों कॉर्नर सामने आएंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। इमेजिन हो रहा है किसी को या नहीं हो रहा? बताओ जरा। Yes, sir. नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा? चलिए दोबारा से बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा इमेजिनेट करिए, मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं इसका, मेरे पास 3D डायग्राम क्या हो सकता है क्या? आप लोग बना सकते हैं 3D डायग्राम। एक पेपर लीजिए, पेपर का चौरस डब्बा बना लीजिए। ठीक है, चौरस डब्बा बनाने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर कैमरा बड़ा हो तो मैं शायद कुछ दिखा सकता हूँ। रुकिए, हमारे इसमें भी है शायद, है ना? इस ओपन बोर्ड में भी कुछ होते हैं, देखता हूं मैं ओपन बोर्ड में क्या है। यहाँ पर सिमेट्रीज होती हैं, पिक्चर पिक्चर पिक्चर, और क्या है भाई? इंटरेक्शन नहीं। पेंट पे जाइए, पेंट 3D पे, शायद उस पे मिल जाए 3D वाला। इसमें ठीक है, पेंट करते हैं ना हम लोग, पेंट 3D, तो MS पेंट में आजकल 3D वाला ऑप्शन भी आया था। मूवीज, ऑडियो, एप्लीकेशन, शेप्स, ये रही शेप्स। ठीक है, शेप्स में 3D शेप्स कहाँ होंगी भाई? इसमें तो 3D है नहीं। चलिए 1 मिनट, मैं देखता हूँ बेटा, नेट पर चेक करते हैं, शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि इमेजिन करवाना बहुत जरूरी है, सीधी सी बात है ना? देखते हैं नेट पर क्या मिलता है। डायग्राम ऑफ C3 एक्सिस है ना ये? जिसको रोटेट भी किया जा सकता है। मिला तो है मुझे एक GIF, देखिए चलता है कि नहीं। कुछ और ही खुला है क्या? कमाल है GIF। ठीक है, कहाँ पर घूमेगा भाई? रोटेशन यहाँ दिखाई नहीं देता। चलो इसी को बड़ा करके दिखा देंगे ना। हाँ, ये काम सही है, इसी को बड़ा करके दिखाया जा सकता है।
चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फिर से। देखिए जरा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए जैसे घूम रहा है, दिख रहा है अब ये? यस सर। सर दिख रहा है। फिर से घूमेगा क्या? अरे घूम जा सिम, पता नहीं घूमता कैसे। रोटेट ऑप्शन लेना पड़ेगा। घूम गया है ना? तो देखिए जब ये घूमेगा और इसकी बजाय मैं इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा अभी ऐसे। चलिए कुछ और दिखाता हूं आपको, मे बी शायद उससे कुछ बात बने। सर अगर बना के लिख कर सके हम लोग तो, क्या? सर हम लोग बना के खुद कोशिश सर एक करें तो। बच्चे ने लिंक भेजा है ग्रुप, लिंक भेजा है, देखें? तो चैट में भेजा है। चलो देखते हैं बेटा। हाँ ये लिंक कौन सा है भाई? मिथेन 4D टेट्राहेड्रल। तो मिथेन का बेटा, एस फॉर रोटेशन अल्टीमेट। कुछ और भी हो सकता है इसमें? सर्च वगैरह का ऑप्शन है क्या? अरे ऐसी सी बहुत सारी साइटें, हमने मत्था तो बहुत मारा हुआ है, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ ना उन साइटों को। सर्च C3 C3 सिमेट्री, देखते हैं इसमें कुछ मिलता है क्या? विजुअलाइजेशन सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से? C2 है, C4 है, चैप्टर 4 नहीं है बेटा इसमें भी। छोड़िए, इसमें मत्था मारने की बजाय मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? लेट मी चेक दिस, दैट कैमड्रा। कैमड्रा एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको 3D मिल जाते हैं वो, ठीक है? जब कुछ बनाना होता है ऐसा जो पॉसिबल नहीं होता, तो हम कैमड्रा का ही यूज करते हैं, ठीक है? जरा उसे ओपन हो लेने दीजिए, देखता हूं मैं भर के कुछ शायद मिल जाए। उसमें 3D लिंक ना ऑटोमेटिक आ जाता है कैमरा के अंदर, अगर आप वो करो तो। बट इसको चलाए भी मुझे बहुत दिन हो चुके हैं, तो मुझे हो सकता है इसमें ही मत्था मारना पड़ेगा ना। शो मेन टूल बार, शो डॉक्यूमेंट, मैग्नीफाई, इसके अंदर भी काफी सारे पंगे होते हैं। नहीं है भाई, इसमें भी ढूंढना पड़ेगा मुझे, है ना? रहने दो बेटा, इसमें मिलना अभी आसान काम नहीं है। इसमें व्यू में, एडिट में, व्यू के अंदर क्या है? शो केमिकल वार्निंग टेम्पलेट, 3D हॉट लिंक विंडो, शो पीरियोडिक टेबल, शो स्टाइल, शो डॉक्यूमेंट, मैग्नीफाई। F7 से एक लिख कर इसके अंदर होता है व्यू स्ट्रक्चर। देखना हूँ स्ट्रक्चर में 3D प्रॉपर्टी, कन्वर्ट नेम टू स्ट्रक्चर। नेम किसका लिख सकते हैं अभी? यूरेनियम, UF8। UF8 का नाम क्या होता है? कोई ढूंढेगा क्या UF8 का नाम? UF8 केमिकल नेम, इसका नाम होता है यूरेनियम टेट्राफ्लोराइड। टेट्राफ्लोराइड, ऑक्टाफ्लोराइड चाहिए मुझे तो। UF8 यूरेनियम ऑक्टाफ्लोराइड, देखता हूँ शायद कुछ बात बन जाएगी। सर UF8 कैसे एग्जिस्ट करेगा? यूरेनियम की तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है ना। अरे देखते जाइए, वो भी होता है बेटा।
Camdra conversion search could not generate a structure from the name uranium octafluoride. नहीं कर सकता, इसकी भी कैपेसिटी बाहर है, छोड़ो। ऐसे ही विजुअलाइजेशन कुछ करते हैं, अगर हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा, है ना। यूट्यूब का लिंक भेजा है, इसे एक बार चेक करना। यूट्यूब का लिंक भेजा है, उस पे है कुछ? हाँ यूट्यूब पे मिल सकता है, यूर राइट, सही है, देखता हूँ बेटा। आ गई यहाँ पे यूट्यूब पे तो पहले ही। रंग बिरंगी सब्जियां बेच रहा है ये तो। रोटेशन ऑफ क्यूब ऑफ सिमेट्री, हाँ ये चीज मैं कह रहा था जो इस बंदे ने दिखाई है, ठीक है। चलिए इसको शेयर करते हैं स्क्रीन को, कि ये आप खुद बना सकते हैं, कि आप खुद बना सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो चलिए बताइए जरा, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर, हो रही है। ठीक है, तो इस बंदे ने Yes, क्या sir, किया, हो रही एक कॉर्नर से देखिए आर पार क्या कर दिया, एक रोड डाल रखी है, दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। तो अब इसके अंदर देखिएगा ये क्या करता है, इसको एक जगह पर फिट कर दिया, कर दिया, यस सर। ठीक है। अब इसको रोटेट करेगा ये, तो देखो ये जो ऑरेंज और ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको, ये साइडें, ये इसने डॉट डॉट लाइन में दिखा रखी हैं, है ना। जब इसको रोटेट करेगा उसी जगह पर ये फिट होना चाहिए, फिट हो गया वापस, देखो, यस यस सर, हो गया। फिर से फिट हो गया। और ये 3 बार ऐसा होता है, 3 बार, दैट इज द सेकंड टाइम। ये चीज बनाने के लिए मैं बोल रहा था कि आप लोग बना सकते हैं, थर्ड टाइम वही आ गया जो पहले था। यस यस सर। यस सर। गाइस, यस यस सर। है ना। Okay, sir. इसका मतलब हम 3 बार इसको रोटेट करते हैं। ये मैं चीज कह रहा था कि आप लोग खुद अगर ट्राई करें तो ये खुद बना सकते हैं, ठीक है। और बनाने के बाद आप इसे देख भी सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। यस सर। यूट्यूब का लिंक तो मैं भूल ही गया था कि यूट्यूब पर ये मिल जाती हैं चीजें, है ना। सर Good भाई, यूट्यूब पे तो अमर पूरी ने दुनिया मिल जाती है। अच्छा दिमाग लगाया। हाँ अगर हम कचरा ढूंढना चाहें, कचरा भी बहुत है, काम की चीज ढूंढना चाहें, काम की चीज भी बहुत है। ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। देखिए हम ना कंटेंट सर अभी एक ही स्क्रॉल बार बहुत में मिल करते हैं, गई है वीडियो। देखिए हम कंटेंट स्क्रॉल बहुत करते हैं, लेकिन हम कभी भी ढंग से याद करने वाली, लर्निंग वाली चीजों पर मत्था नहीं मारते, बस टाइम पास करते हैं। अगर लर्निंग वाली चीजों पर मत्था मारे ना आप, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो आपको 3 फोल्ड सिमेट्री समझ में आ गया होगा, C3 सिमेट्री, यस क्लियर है बेटा अभी? यस सर। आ है गया। ना। चलिए तो 3 फोल्ड सिमेट्री हो गई। उसके बाद में भाई ये मैंने फिर से इसको वही सेम चीज दिखा रखी है यहाँ पर। तो एक क्यूब हैव 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर होते हैं, तो एक बार में तो 2 ही कॉर्नर कवर हो रहे हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं इसके। 8 कॉर्नर्स में 4 बॉडी डायगोनल है, 4 आर पार रोड जा सकती है ना, समझ में आ रही है? यस सर। यस तो सर। इसके पास में ईच, हर एक डायगोनल के पास में क्या हो सकता है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, C3 एक्सिस हो सकती है ना। तो 4 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी इसमें, 4 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये समझ में आ गया? यस सर। यस इसका रट्टा मारना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए अब जरा। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या हो रहा है, देयर आर 6 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 6 2 फोल्ड का मतलब है 360 को 2 से डिवाइड कर दिया, 180। 180 के रोटेशन पर सेम चीज आ जाए तो सीधी सी बात है, 180 के रोटेशन पर सेम चीज कैसे आएगी। तो देखो इन्होंने क्या क्या कर रखा है, ईच ऑफ द पोजेस थ्रू द सेंटर ऑफ द 2 डायगोनली अपोजिट एंगल। तो ये देखो यहां से डायगोनली अपोजिट एंगल पर C फोल्ड सिमेट्री 2 आती है, 2। अब 2 ही क्यों आ रहा है भाई, पहले तो ये डायगोनली अपोजिट पर 3 बार आ रहा था, अब ये 2 बार क्यों आ रहा है, बताया कोई मेरे को इसका रीजन? फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ये चीज जो आपने C4 बोली। जो पहले था, देखिए जरा, C3 एक्सिस के अंदर ये डायगोनल ही तो थे, बॉडी डायगोनल से इसको रोटेट करते हैं, तो ये क्या करता है, 3 बार रोटेट होने पर 120 के एंगल पर रोटेट होता है, एक बार में सेम चीज दिखाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 बार रोटेशन में सेम चीज कैसे दिखा सकता है, वो तो 3 बार रोटेशन में सेम चीज दिखा रहा था। बॉडी डायगोनली है सेम टू सेम, ईच ऑफ द पोजेस थ्रू द सेंटर ऑफ द 2 डायगोनली अपोजिट एजेस, डायगोनली अपोजिट एज का सेंटर, क्या कह रहा है ये समझ में आया, डायगोनली अपोजिट एज का सेंटर,
इसने सर body सेंटर diagram से ही लिखा। पासेस हो रही है डायगोनल डायगोनली अपोजिट एज का सेंटर देखो, ये मैंने बना रखा है, एक ये रहा एक ये रहा, ये एज है इसका, एक ये एज है। यहां से अगर आर पार रोड निकालते हो आप, समझ में आ रहा है ये, यहां यस से सर अगर आर पार रोड निकालते हैं तो 180 के रोटेशन पर, पहले ये फेस है सपोज, मैंने इसको 180 के रोटेशन पर घुमा दिया, तो ये बैक ये नीचे है, दिख रहा है यस सर। ये फेस है, तो ये बैक वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला बैक में चला जाएगा। दूसरी बार घुमाएंगे तो फिर से बैक और फेस सेम आ जाएंगे। यस, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। तो इस तरह से C2 एक्सिस कितनी हो गई, तो देखो कितने फेसेस हैं, उस हिसाब से आपको C2 एक्सिस का अंदाजा हो जाएगा। क्लियर है भाई, यस सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो यानी यहां से अब आपको C2 एक्सिस का अंदाजा होने वाला है। तो C2 एक्सिस कितनी हो सकती है, तो वो अब आप देखो कितनी है भाई, 6 C2 एक्सिस बन सकती हैं। ठीक है, क्योंकि डायगोनल कितने हैं टोटल, डायगोनल कितने होते हैं, 6। 6 डायगोनल होते हैं। डायगोनल नहीं, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, एजेस, एज कितने होते हैं, एजेस 4 और 4 6 8, सच है 4 और 4 8 4 12 एज होते हैं। 6 कह रहे हो, 12 एज है। दो एज का एक हाफ, फिर नेक्स्ट 2 एज का एक हाफ, तो 12 एजेस का 6 एजेस, 6 मतलब 6 पेयर बनेंगे। 6 पेयर से C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया सभी को? यस यस सर। है ना? तो ये चीज इमेजिन करिएगा दिमाग में, पहली बार करने पर मानता हूं कि सिर्फ समझ आता है, जब आप घर बैठ के इन्हीं डायग्राम्स को दोबारा देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे, पहली बार में ही याद हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन इनके सारे एलिमेंट यही है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, C4 सिमेट्री, C3 सिमेट्री, C2 सिमेट्री, सबको रट्टा मारना कि ये कितनी कितनी आ रही है, सीधी सी बात है। क्लियर है बेटा? आगे देखिए जरा, तो यहाँ इसने 2 फोल्ड सिमेट्री के बारे में वही चीज दिखा रखी कि एज के आर पार दिखा रखा है, वहां पर वो चीज समझ में कम आती है। पहले डायग्राम को देख के कंफ्यूजन होती है, पहला डायग्राम एक्चुअल में ये इसका, इस एज का और इस एज का सेंटर की बात कर रहा है, थोड़ा सा लाइन गलत लगा रही है। आगे देखिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बस हो गए पूरे। देयर आर 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूब। कौन कौन से हैं? 9 तो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, यस। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री था, यस। 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे, जिसमें C4 3 थे, C3 4 थे और C2 6 थे। हो गया 23 का हिसाब। यस सर। ठीक है, तो अब मेरे से दोबारा मत पूछना ये क्या होता है। थैंक यू आ गया इसमें। ठीक है, तो भाई अब हम वापस चलते हैं अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। तो ये एक लाइन समझ में आ गई भी सबको? 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए, तो अब आपको पता लग गया प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और कोई भी दिखा रखी इसने, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है, हमने अभी थोड़ी कम सिमेट्रीज की हैं, 3-4 और हैं। ठीक है, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे, नो वरी अबाउट दिस। जितना हुआ है उससे आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे वर्क करती हैं, वैसे तो हम ये कर चुके हैं। मिनिमम कंडीशन टू है कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटीज मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री। डिसिमेट्री का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं है कि सारी की सारी है। मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कॉल्ड एसिमेट्रिक। कोई भी ना करे, 23 में से कोई भी ना हो, कोई भी नहीं, तो 23 की 23 देखनी क्या जरूरी है? 23 का तो नाम ही 23 है। एक्चुअल में तो हमने क्या देखा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और क्या देखा? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। है जो हमारा C3 C4 है ना, इसी को अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्लियर है? तो हमने ये 3 ही चीजें देखी हैं। तो इन्हीं तीनों से मिलकर, 3 ही थी या 4 थी, बताओ जरा? 3 ही थी, 3 थी सर, है ना? इन्हीं तीनों से मिलकर क्या हो रहा है? अब मुझे ना 1 मिनट रुक जाइए, मुझे एक मैसेज भेजना है भाई। आजकल मैसेज मुझे ही भेजने होते हैं, ठीक है? हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को एक मैसेज भेजना है नेक्स्ट क्लास के लिए। सर अब रेगुलर 7 बजे क्लास हुई। हाँ, अब रेगुलर 7 बजे क्लास होगी, क्योंकि जिन बच्चों को जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके हिसाब से हमने उनको थोड़ा सा सेट कर दिया। ठीक है, कि अगर कोई शाम को लेट हो रहा था ज्यादा, 10 से 11 वाली क्लास उसके लिए मुश्किल हो रही थी, तो उसको डिनाई किया। फिर 6:30 वाली क्लास आप लोग नहीं लगा पा रहे थे, तो फिर 7 बजे से कर दिया। तो सभी क्लासेस 7 से 9:45 के बीच में लग जाएंगी। ठीक है, 10 बजे के बीच में, 3 आवर्स के बीच में आपकी सारी क्लासेस
डन हो जाएंगे। तो अब इसका आगे से मतलब आपको भी फायदा होगा, डेफिनेट सी बात है ना। ये मेरे मैसेज जो है अपलोड क्यों नहीं हो रहे भाई, रुकिए, ठीक है। तो अब देखिए कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो कम से कम आपको क्या होना चाहिए, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, और इन sir. दोनों का जो डिफरेंस है ना वो Sir, जरूर याद रख लेना भाई, डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? किसका? एसिमेट्रिक और डिसमेट्रिक का। डिसमेट्रिक क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये किसी में नहीं होते उसको डिसमेट्री कहते हैं। और मिनिमम कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर इज ए मॉलिक्यूल डिसमेट्रिक होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस। वैसे तो इसमें सारे 23 के 23 एलिमेंट आ जाते हैं, है ना, लेकिन एट लिस्ट आप समझ लीजिए। हाँ अमन बेटा, कोई डाउट है आपका? अमन, योर हैंड इज रेज। No, sir, गलती से हो गया था। अच्छा, तो एक्चुअल में इसमें आ जाते हैं तो दोनों लगभग एक जैसी सी चीजें हैं। और रुक जाओ भाई 2 मिनट, मेरा ऐसे ध्यान नहीं लगेगा, सीधी सी बात है ना। 11th का yes, sir. कॉपी 955 है, 45 होना चाहिए, है ना। रुकिए जरा, आज ट्यूसडे है ना। जीवन, जीवन ग्रुप कौन सा है? ये क्या हो रहा है भाई? जीवन G2, ठीक है भाई, हो गए मैसेजेस। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जरा, मिनिमम क्या होना चाहिए शो ऑप्टिकल उसके लिए मॉलिक्यूल जो है वो डिसिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब ये 3 सिमेट्रियां नहीं होनी चाहिए। मिनिमम कंडीशन कह लीजिए, मैक्सिमम एक्चुअल में ये सारी की सारी एक ही बात है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ, एक CH3 लगा, एक CH3 लगा और एक क्लोरीन है। 2 CH3 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी। वैसे तो हमें पता है ये दोनों लगे, क्लियर है। तो ये दोनों लगने पर होता क्या है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो ये मिरर इमेज एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो जाएंगी। ये समझ में आ रही है? मिरर इमेज एक दूसरे के सेम हो जाती हैं अगर 2 एलिमेंट भी सेम हो गए। कैसे, वो बता देता हूं। जरा देखो कौन से 2 आपको सेम चाहिए इस मॉलिक्यूल में, कौन से 2 सेम करें कि ये सेम हो जाए। अगर फ्लोरीन और आयोडीन को मैं सेम कर दूं, जो ऊपर और नीचे हो जाते हैं, है ना। अगर ये Yes, दोनों sir. आयोडीन हो, ये भी आयोडीन है, यहाँ पर ये भी आयोडीन है, तो जब मैं इसको ब्रोमीन को फ्लिप करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो फिर आयोडीन एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, सेम रह गया कि नहीं रह गया? Yes, sir. यानी कि हमें क्या चाहिए कि चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, और जो अबव और बिलो द प्लेन है। जब आप ऐसी चीज देखो ना, आपको कोई बोले कि 2 चीजें सेम होने पर, वो 2 चीजें पता कौन सी सेम कर सकता है? हो सकता है ये क्लोरीन है, इस ब्रोमीन को भी क्लोरीन कर दे, ये ब्रोमीन क्लोरीन हो गया। अब बोलेगा कि अब बताओ, ये तो अब भी अनसिमेट्रिक बनेगा और एक दूसरे के ऊपर परफेक्ट फिट नहीं होगा अगर हम इसको फिट करना चाहें तो, क्योंकि क्लोरीन को उसने ऊपर ले लिया। प्लेन वाले नहीं, प्लेन वाले एटम नहीं, आप जो एटम सेम है उन एटम्स को अबव और बिलो द प्लेन रखिएगा और फिर चेक कीजिएगा। यानी आपको रखने का तरीका भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो मॉलिक्यूल को तो कैसे भी रोटेट कर सकते हैं ना, कैसे भी रख सकते हैं, ये बात सही है ना। Yes, sir. तो आपको क्या रखना, फिर याद रखने वाली बात है ये। वैसे तो हर तरह से चेक करना होता है, उल्टा सीधा घुमा के फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा इमेजिन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 3D में। तो आपको एक चीज याद रखनी है सिर्फ, कि जो प्लेन वाले कार्बन के चारों एटम अलग है, तो प्लेन वाले जो 2 एटम्स होते हैं, उन प्लेन वाले एटम्स को नहीं सेम रखना है। अगर 2 एटम सेम दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि ये एक दूसरे पर मिरर इमेज बन रहे हैं, और मिरर इमेज नहीं बन रहे हैं और एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल है, तो क्या करना है, अबव और बिलो रखना है प्लेन वालों, क्या बोलते हैं,
उसको सेम एटम्स को अबव और बिलो रखिएगा, बस आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसे ठीक करके है आपको सर। याद रखना। तो यहाँ पर जो दे रखा है इनमें सेम एटम्स को अबव और बिलो रख देंगे, इन्होंने भी वही किया है, देखो ध्यान से, ये अबव और बिलो रखे सेम एटम, फिर इसको 90 पूरे मॉलिक्यूल को 180 पर घुमा दिया, तो ये देखिए पहली सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन सेम आ गई ना। हालांकि ए और बी नाम पलट गए, लेकिन CH3 तो CH3 है, क्या फर्क पड़ता है, उसको ए मान लो बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें इस कार्बन में देखिए CH3 लगा, C2H5 लगा, क्लोरीन लगा और एक हाइड्रोजन लगा, चारों अलग हैं, तो C पर स्टार लगा दिया, C पर स्टार लगा दिया, इसकी मिरर इमेज बनाई इसने। ऐसे बनाने की बजाय जो हमने बना रखा है वैसे बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? इट हैज वन कार्बन सेंटर, एसिमेट्रिक, इट इज नॉट सुपर इम्पोसिबल इट्स मिरर इमेज, तो ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है। कंडीशन समझ में आ गई होगी, तो ये हम वैसे भी कर चुके, कोई दिक्कत नहीं है। नोट वाली बात देखिए, the necessary condition for chirality is not just the presence of asymmetrical carbon atoms but the dissymmetry of the molecule as a whole। पूरा मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक है, मतलब एसिमेट्रिक है पूरा मॉलिक्यूल, वो किसी भी तरह से सुपर इम्पोसिबल नहीं होना चाहिए, बस ये मेन चीज है। ये नहीं है कि आपने एक अभी सिमेट्री देख ली कि ये तो सिमेट्री नहीं हो रहा है और बाकी सब कुछ सही है, ऐसा नहीं होता। पूरा मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होना चाहिए, डिससिमेट्रिक पूरा मॉलिक्यूल, किसी भी तरह से ना हो। एसिमेट्रिक होता है कि उस एटम, एसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब कार्बन को बीच में से दो हिस्सों में नहीं काटा जा सकता, उसके बराबर हिस्से नहीं होंगे, पर क्या पता पूरा मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए। तो डिससिमेट्रिक और इसके बीच में मेन डिफरेंस की बात करूं तो पूरा मॉलिक्यूल ऐसा अगर है, पूरा मॉलिक्यूल को देखें, है ना, जैसे जूता है, जूते का पूरे जूते को देखे हुए डिससिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर आप जूते के सिर्फ फीतों को देख रहे हो, जूते के फीतों को देख रहे हो, वो तो सिमेट्रिकल है कि नहीं है? सर है। यस सर। है ना? तो आप कार्बन को Yes, देख रहे हो, sir. आपने कार्बन देख लिया एसिमेट्रिक है, पर पूरा मॉलिक्यूल हो सकता है वो एसिमेट्रिक ना हो, तो हम पूरे मॉलिक्यूल को जब देखते हैं तो डिससिमेट्रिक बोलते हैं, और कार्बन को देखते हैं तो एसिमेट्रिक का वर्ड का यूज होता है। समझ में आ गया? यस सर। तो कार्बन कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये तो एसिमेट्रिक है, किसी भी तरह से सही नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा कार्बन भी ऐसा बैठा हो और उसका सेंटर कहीं और से बन रहा है, उसको दो हिस्सों में काटा जा सकता हो, ऐसी ऐसी दो चीजों को काटा जा सकता है ना। तो ऐसे करके कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो याद रखिएगा एसिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। यस बेटा, आया कि नहीं समझ में मतलब? यस सर। ठीक है, चलिए फिर मेरे को एक्सप्लेन कीजिए एसिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक में मीनिंग में डिफरेंस क्या होता है? सर एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन के लिए डिफाइंड है और डिससिमेट्रिक पूरे मॉलिक्यूल के लिए। हाँ, पूरा मॉलिक्यूल अगर एसिमेट्रिक है, पूरा ऐसे कह लो कि पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, तो वो डिससिमेट्रिक होगा, है ना, ऐसे कह सकते हैं। बट अकेला कार्बन एसिमेट्रिक हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। ठीक है, आगे देखिए भाई, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर डिससिमेट्री, एसिमेट्री एंड कायरलिटी। तो कायरलिटी का मतलब कार्बन के चारों तरफ चार अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो कायरलिटी होने का मतलब ये नहीं है कि वो एसिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक भी हो सकता है, पूरा मॉलिक्यूल हो सकता है दो हिस्सों में कट जाए, है ना। तो हम पूरे मॉलिक्यूल को देखते हैं, ना कि कार्बन को। तो जूते के फीते लगा लो, वो कार्बन है, मान लो कि फीते भी अलग हैं दोनों जूतों के, लेफ्ट और राइट वालों के, तब हम मानेंगे वो एसिमेट्रिक है, वो फीतों की वजह से भी एसिमेट्रिक है, हर जगह एसिमेट्रिक है। लेकिन अगर फीते सेम है तो फीते क्या हो गए, वो तो एक आयरल हो गए, है ना। तो फीते हो सकता है सेम लगे, हो सकता है डिफरेंट लगे, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल हो सकता है वो दो हिस्सों में काटा जा सके, पूरा मॉलिक्यूल। तो इसलिए सिर्फ कार्बन पर फोकस नहीं करना, अगर सिर्फ कार्बन पर फोकस कर रहे हो तो एसिमेट्रिक वर्ड यूज होता है, कायरल वर्ड यूज होता है। बट जब होल मॉलिक्यूल को देखते हैं तो कई बार वो कायरल काम नहीं करता, कायरलिटी। क्लियर है? ये समझ में आ गया? Yes, तो उसके sir. कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम यहाँ पे, शायद अगर इन्होंने अच्छे क्लियर किया तो। प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने अभी आपको करवाया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए सिंबल है यहाँ पे, तो याद कर लीजिए। इट इज इमेजिनरी प्लेन होता है, बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू हाफ एंड सच वे हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल मिरर टू द अदर। तो ये भाई इमेजिनरी प्लेन होता है, मैंने बोला एक पेपर लगा लो इमेजिनरी प्लेन, ठीक है, क्लियर है। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस सर आ रहे हैं। है ना। यहाँ पर देखिए जरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको कैसे, ऐसे काट दे तो कट सकता है ऐसे, या फिर ये देखिए, ये इसने क्या किया, जो डॉट लाइन लगा रखी ना, मतलब एक पेपर ऐसा ले लिया इतना बड़ा और इसको
इस तरह से सोचो जरा, इस तरह जैसे मैं अपने हाथ को 5 फिंगर्स के बीच में से ऐसे ऊपर और नीचे काट दूं, बीच में से चाकू ऐसे काट रहा हूं, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ये वैसे ही मॉलिक्यूल को सारे को ऐसे काट रहा था, ऊपर जो बच्चे और नीचे जो बच्चे सेम आ रहे हैं ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दूसरी है इसकी। और ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर कार्बन क्या हो रहे हैं, अब देखना मैंने बोला था कि आपको अबव और बिलो वाले सेम मॉलिक्यूल लेने हैं, तो अगर आप उसको काट रहे हो ना, तो ये देखिए प्लेन वालों से कटता है मॉलिक्यूल, हमेशा कटेगा प्लेन वाली साइड से। जब आप सिमेट्री चेक करोगे टेट्राहेड्रल कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, तो कटेगा प्लेन वाली साइड से। दो एटम प्लेन में हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेन में दिख रहे हैं आपको, सिंगल हाइफन लगा हुआ है, वहां से आप प्लेन काटिए, और जो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो लगे हुए हैं वहां से आपको ये समझ में आएगा कि वो कैसे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अबव बिलो भले ही करें, लेकिन क्योंकि ये तो चारों ही सेम है, कोई चक्कर है ही नहीं, तो ये सेम कट गए। क्लियर है? यस सर। तो यस सर। मैं शायद यहाँ पर उल्टा बोल रहा हूँ, ये डिफरेंट होने चाहिए। ये क्लोरीन है सपोज, ये ब्रोमीन है, तो क्लोरीन ब्रोमीन तो हाफ हाफ में कट जाएंगे, है ना, आधा क्लोरीन इधर आधा इधर, आधा ब्रोमीन इधर आधा इधर, और इस तरफ हाइड्रोजन है इस तरफ भी हाइड्रोजन है, तो बराबर में कट गया ना। मतलब जो डिफरेंट एटम्स दिए होते हैं और जो सेम एटम्स हैं, सेम एटम्स को अबव और बिलो रखना है और डिफरेंट एटम्स को प्लेन में रखना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डायग्राम सही बनेगा, जो हमने प्रीवियस पेज पर बनाया था, उसको बना के देखना, सोच कर देखना बहुत अच्छे से। तो ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट देखिए जरा, ये वाला मॉलिक्यूल देखो भाई, यहाँ पर ये एक चौरस डब्बा सा कुछ ऐसा दे रखा है ना, और उसके बाद में ये HCH3C2H5 HCH3C2H5 दे रखा है। तो ये वाला प्लेन ऐसे करके काट रहे हैं, है ना? नहीं, ये कुछ ऐसे काट रखा है शायद, कैसे काटा है भाई इसको? कहीं से भी सिमेट्री मिल जाए सर, बीच से ही काटा है, यहीं से काट रखा है, तो यहाँ से काट रखा है, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो सिस 1R2S डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनता है। तो भाई ये मॉलिक्यूल बहुत अच्छा है, आई लाइक इट, इसको आप बना के जरूर देखिएगा। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से काटने पर ये इस तरह से 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। क्लियर है सर? कहीं से भी बस निकाल रहे हैं सर इसमें कैसे हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CHS, दोनों जगह, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, दोनों जगह, ठीक है। तो ये तो बराबर हिस्सों में कट रहे हैं, ये देखिए ये है प्लेन हो, ये वाला, ये बराबर हिस्सों में कट रहे हैं, ठीक है। ऊपर मॉलिक्यूल सेम है, इधर भी मॉलिक्यूल सेम तो कट गया ना 2 हिस्सों में, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। क्लियर है? और बगल वाले में ये एक ही चीज है बेटा, ये और ये सेम है, ये ट्रिपल इक्वल का निशान है, ट्रिपल हाइफन लगा दे सर। में आ गया। अब देखिए इसमें इसने क्या लिखा, सिस, मतलब ये दोनों तरफ से सेम है, ये सिस, ये भी, और ये 2 एटम सेम है, सिस है 1R2S। अब ये R और S कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये हम आपको आगे सिखाने वाले हैं। R और S कॉन्फ़िगरेशन अभी सर उसी की तरह होती है। हाँ, ट्रांस और सिस के जैसी होती है, ई ट्रांस और और सिस की होती है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल में होती है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, सिस और ट्रांस जैसा कुछ, मतलब सिस ट्रांस नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। ऑप्टिकल आइसोमर आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लिया कि R और S से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर को D और L नहीं बोलेंगे फिर, है ना। D और L प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट और राइट में जा रही है, ठीक है। लेकिन उसी के जैसा एक और चीज होती है जिसको R और S कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और वो टेट्राहेड्रल के लिए देखी जाती है, ठीक है। तो वहां से अब उसको भी सीखेंगे। खैर R और S कैसे होता है, वो एक सिंपल सा 2-3 रूल है, आपको सीधा गोल्डन रूल करवाऊंगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखिए क्या है, यहाँ सेंटर से इस तरफ चला CH3, दूसरी तरफ चला CH3, इस तरफ चला H, दूसरी तरफ चला H। और सेंटर याद रख लेना, ये सेंटर दोनों कार्बन के बीच का सेंटर है। इधर चलूंगा कार्बन, इधर चलूंगा कार्बन, इधर चलूंगा CH3, इधर चलूंगा CH3, इधर चलूंगा H, इधर चलूंगा H। समझ में आ गया भाई? यस सर। सेम दूसरा मॉलिक्यूल देखिए, इधर चलूंगा CH3, इधर चलूंगा CH3, इधर H है, इधर क्लोरीन है, गलत है, ये नहीं है। तो ये बोल रहा है ना एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है भाई। ये देखिए वेज और डैश, आपको पता है 2 चीजें प्लेन में रहेंगी, ये 3 एटम प्लेन में, एक बाकी प्लेन के अंदर, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये अब आपको पता होगा, आता है ना ये तो। यस सर। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। फिर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, अब ये भी एक फॉर्मूला है, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, रूल्स फॉर राइटिंग फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला वही प्लस के साइन जैसा होता है। क्लियर है बेटा? यस सर।
प्लस Yes. के साइन जैसा Yes, आप sir, इसे clear, मान clear. सकते हैं। साहोर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये दो तरह के होते हैं, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल ये तो रहते हैं। 11th में ही पढ़ा है। इसका एक पेज मैंने बना रखा है सिंपल सा, नेक्स्ट लेक्चर में इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक पेज है मेरे पास, सिंपल सा पेज है, वो याद कर लीजिए, सारा झंझट खत्म, इसको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आपको सिमेट्री ऑफ जो जितने भी हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री की है वो आपको याद करनी है, उसको अच्छे से बना के देखिएगा, इमेजिन करके देखिएगा और याद कीजिएगा, तभी आपको वो समझ में आएंगे। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर।